सीसल को जो है करेंसी नोट्स और दीगर अहम मकासद में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम इसको इजीली जो हमारी बंजर ज़मीनें हैं उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आप कॉटन के धागे से बना रहे हैं या उसके जो ब्लेंडेड यान है उससे बना रहे हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स इससे बन सकते हैं। सीसल का फाइबर है ना, ग्लोबली ये छठी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है, लेकिन जो हार्ड फाइबर है उसमें 70% इसका रोल है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी का शिकार होने वाला मुल्क है। आज हम एक ऐसी फसल के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि क्लाटरी ज़मीनों के लिए बेहतरीन भी है और किसानों के लिए माशी तौर पर उनको मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन क्रॉप के तौर पर उभर रही है। मैं बात कर रहा हूँ साइसल की। साइसल एक रेशादार फसल है, इसको फाइबर क्रॉप बोलते हैं। इसका जो फाइबर है इतना मजबूत है कि जो जहाज़ों के लिए जो लंगर अंदाज करने के लिए रस्से इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसी साइसल के फाइबर से ही बनाए जाते हैं। दुनिया इससे सिगरेट का पेपर से लेकर करेंसी नोट के पेपर भी बनाती है। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम देखेंगे कि साइसल की पाकिस्तान में क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है और कौन कौन से अदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, जहां पे हम आपको डिफरेंट एक्सपर्ट से बात कराते हैं। आइए मेरे साथ। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होने वाला मुल्क है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बंजर ज़मीनों की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख एकड़ रकबा जो है वो बंजर हो चुका है। ऐसे में साइसल जैसी क्रॉप जो है किसानों के लिए तरक्की की नई राहें खोल सकती है। मेरे साथ अभी मौजूद है नुमान अली, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर है फाइबर क्रॉप सेक्शन के अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के। इसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नुमान साहब, ये सबसे पहले तो बताइए, ये जो साइसल है ये किस तरह की क्लाइमेट में चल सकता है, कितनी सख्त जान फसल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। साइसल जो है ना एक रेशादार फसल है, तो जो बेसिकली ना ये ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। जिन इलाकों में पानी की कमी है, जैसे कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से खुश्क साली का मसला आ रहा है, इस तरह आ रहा है, जो बैरन लैंड है ना उधर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इवन के 600 मिलीमीटर रेनफॉल के साथ भी विद स्टैंड कर जाती है और एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स के लिए ये एक अच्छी और मुनाफा बख्श फसल एक के तौर पर जाना जा सकता है इसको। हमारे जो किसान होते हैं वो मोस्टली इसके पोटेंशियल पे बात करते हैं कि फी एकड़ कितनी पैदावार होगी, हम इससे क्या कमा सकेंगे। जो ज़मीनें कुछ नहीं दे रही, अगर वो कुछ ना कुछ उनको देना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी। तो अगर आप इसकी इकोनॉमिक्स पे बात करें तो आप क्या समझते हैं, क्या पोटेंशियल इसका हम किसान को बता सकते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं, जैसे पेपर, क्लॉथ, रोप्स वगैरह, मैट्रेस, फ्लोर, कारपेट्स वगैरह, इन चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है। इवन के ये भी है कि जो व्हीकल है ना उनके डैशबोर्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सीसल के अपना हेलमेट बनाने के लिए ना इसका फाइबर भी इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये एक हार्ड फाइबर है, स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ना इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। हम अगर इसकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो फ़ी एकड़ जो इसके ना पौधों की तादाद 1750 जो है ना पौधे फ़ी एकड़ में होते हैं। पौधे से पौधे का फासला 5 फुट और कतार से कतार का फासला भी 5 फुट रख सकते हैं। पानी भी कम इस्तेमाल करती है और इसको खाद की भी कम की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं सफायर टेक्सटाइल मिल वगैरह से, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी वालों से। तो सफायर टेक्सटाइल वालों ने ना हमारे से तकरीबन कोई 6000 पौधा इसका लेके ना कल्टीवेशन के लिए लगाया। इसके अलावा हमसे फाइबर लिया और इसके पत्ते लिए और अभी इस पे ना रिसर्च कर रहे हैं। जो अगर हम देखें ना इसकी इकोनॉमिक्स के, तो इसकी जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 250 से 300 पर केजी। तो 1 एकड़ से जो बैरन लैंड है ना, तो ये सालाना कम से कम 1.5 से 2 लाख जो है ना इसकी मतलब इनकम हासिल कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तान में लैंड अभी अनकल्टिवेबल है उस पर बड़े अच्छे तरीके से ना इसकी काश्त हो सकती है और फार्मर्स को भी इससे बड़ा ना फ़ायदा हो सकता है। जो दुनिया में देखें ना सबसे ज़्यादा इसकी ज़्यादा काश्त ब्राज़ील में होती है। ब्राज़ील में ना 2023 में 95,000 टन जो हुई है पैदावार ना। तो चाइना जो है ना, जो ब्राज़ील की प्रोडक्शन है उसका 70 to 80% चाइना इंपोर्ट कर रहा है, जिससे वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना के फिर दुनिया को सेल कर रहा है। इसके अलावा कीनिया है, मैक्सिको है, ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें भी फाइबर की ना मतलब प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो जो 2023 में है ना 1.2 बिलियन डॉलर इसकी मार्केट साइज चले गया है, जो 2030 तक ना एनुअली 5% इंक्रीज होगा जो दुनिया में इसका है ना। तो फार्मर ये लगा के ना तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कीनिया में अब ये
25,000 टन से ज़्यादा इसकी एनुअल प्रोडक्शन है। इस तरह चाइना में कोई 14,000 टन से ज़्यादा है, मेडागास्कर में 17,000 टन से ज़्यादा ना 2023 में रिपोर्टेड है। अभी मैं मौजूद हूँ जी अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में और मेरे साथ मौजूद हैं इनकी साइंटिफिक ऑफिसर सोबिया आजाद साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताएं जी साइसल जो है कब से आप इस रिसर्च से जुड़ी हुई हैं और आप क्या समझती हैं कि कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में इस बात के लिए? मेरे से पहले इधर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब थे जो मेन ब्रीडर थे जिन्होंने इस पे काम शुरू किया। उसके बाद मैंने आके उनको ज्वाइन किया और तब से लेके अब तक हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने एक वैरायटी भी अप्रूव करवाई है जो कि पाकिस्तान की पहली वैरायटी है और 2021 में हमारी वैरायटी अप्रूव हुई और पाक सीसल के नाम से जानी जाती है। और जहाँ तक इस क्रॉप के पोटेंशियल का बात है, ये एक बहुत ही अच्छी फाइबर क्रॉप है। इससे बहुत मजबूत किस्म का रेशा हासिल किया जा सकता है। इसको हम मतलब हमारे जो हैं बैरन लैंड्स हैं उन पे कल्टीवेट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम इसको इजीली जो हमारी बंजर ज़मीनें हैं उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कितनी वैरायटीज़ पे आप काम कर रहे हैं? मेनली ना ये अगेव जीनस है जिसमें 3 से 4 स्पीशीज़ आती हैं। लेकिन हमने इधर ग्रो की हुई हैं, लेकिन जो हमारी मेनली है वो अगेव साइसलाना है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वही ज़्यादा फाइबर के लिए यूज़ होती है, जिसमें तकरीबन 85% फाइबर के लिए यही वैरायटी यूज़ होती है और हमने भी अगेव सी सलाना की ही वैरायटी अप्रूव करवाई है। बिल्कुल ठीक है। हमारे जो किसान हमें सुन रहे हैं, अगर इसको लगाना चाहें कौन से मौसम में आप उनको रिकमेंड करेंगी और कितने पौधे लगेंगे? इसकी नर्सरी कहाँ से मिलेगी उन पौधों की? इसको हम मानसून का जो सीज़न है वो इसके लिए बेस्ट है कि जिसमें हम इसको काश्त कर सकते हैं। और इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए जब एक पौधा होता है तो उसके गिर्द ना 2 से 3 साल बाद सक्कर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसको फर्दर ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा 7 से 8 साल बाद एक पौधे से एक फ्लावरिंग स्टॉक इमर्ज होता है जिस पे थाउजेंड्स की तादाद में बल्बिल्स लगते हैं। तो उन बल्बिल्स को हम पहले एज अ नर्सरी लगाते हैं और फिर वहाँ से नर्सरी से हम उसको फर्दर फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कितने का पौधा उनको एक बल्ब मिलेगा? वो इधर अदारे से हम 25 रुपीज़ का एक बल्बिल या शक्कर उनको देते हैं, जो एक मिनिएचर प्लांट होता है जिसको फर्दर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपनी फील्ड में। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा लाइफ साइकिल पौधे के इसके ऊपर भी हमें गाइड करेंगे। एवरेज जो ये एक पौधा है उसका लाइफ स्पैन 10 से 12 साल का है। ठीक है। लेकिन 2 से 3 साल बाद जो है ना वो एक पौधा उसमें पत्ते इतने मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं कि जिनको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं फाइबर एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है। और फिर कंटिन्यूसली इस पे जो पत्ते हैं वो निकलते रहते हैं वर्ल्स की सूरत में, और फिर हम उसको नीचे से जो पत्ते हैं पहले नीचे वाला जो वर्ल है उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले वर्ल्स को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। ऑन एन एवरेज एक जो लीफ है उससे हम 10 से 15 ग्राम फाइबर हासिल कर सकते हैं और पूरे अपने लाइफ स्पैन में जो है वो एक पौधा 200 से 250 तकरीबन लीव्स हम उससे हार्वेस्ट कर सकते हैं जिनसे हम फाइबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फर्दर। तो इस तरह जो इसकी यील्ड है वो 10 से 13 मन पर एकड़ पर ईयर हम यील्ड ले सकते हैं फाइबर की, और ये 10 साल तक देता रहता है। तकरीबन 10 से 12 साल इसकी एवरेज है। पहले जो कुछ साल है 4 से 5 साल तक हम एक साल में 2 कटाइयाँ कर सकते हैं कि 2 दफ़ा हम पत्तों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर कंसेक्टिव ईयर्स में फिर हम एक साल में सिर्फ एक ही दफ़ा पत्तों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसकी फर्टिलाइज़र प्लान अगर थोड़ा सा अगर किसान को बता दें, इसकी जो इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा बता दें, कैसे लगाएं अपने खेतों में? हम जो इसका रिकमेंड करते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो हमारा रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम 5 मीटर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जब ये पौधे के पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी फैलाव हो जाता है। तो इनफ स्पेस होनी चाहिए उसके दरमियान में ताकि पौधों को इनफ स्पेस मिले, वो अच्छी तरह ग्रो कर सकें और फिर हार्वेस्टिंग में भी आसानी हो। हम 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस यूज़ कर सकते हैं। आपका जो अदारा है किस तरह किसान को फैसिलिटेट कर सकता है इसके ऊपर? हमारा अदारा जो इधर एग्रोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, उसमें ये सेक्शन है फाइबर क्रॉप सेक्शन, जिसमें हमारे मुख्तलिफ साइंसदान हैं जो इन फसलों पे काम कर रहे हैं। और अगर किसी को भी इस सिलसिले में रहनुमाई चाहिए तो वो यहाँ हमारे दफ्तर में भी आके हमसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, या हमारे फ़ोन नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं।
इसके अलावा हम मुख्तलिफ अपने रेडियो टॉक्स या हमारे पम्फलेट्स वगैरह भी पब्लिश होते रहते हैं इन्हीं क्रॉप्स के हवाले से, तो उनसे भी मालूमात ली जा सकती हैं। हमारा जो किसान है अगर इसको साइसल को कल्टीवेट करता है तो वो कितने पैसे सालाना कमा सकता है? अगर किसान इसको ऐसी ज़मीनों पे लगाए तो वो ऑन एन एवरेज साल में 1.5 से 2 लाख रुपया हासिल कर सकता है इसके फाइबर को सेल आउट करके। थैंक यू वेरी मच सोफिया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात हमारे किसानों के लिए दी। अभी मैं मौजूद है अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद रहमान जो कि डायरेक्टर जनरल हैं। जो रिसर्च के अदारे होते हैं इनका क्या किरदार होता है और हमारा जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च का अदारा एज ए हेड आप यहाँ पे साइसल के हवाले से जो प्रोग्राम आपने शुरू किया उसके बारे में हमें बताइए। जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें जो है ना हमारा रिसर्च जो है हमारी मुख्तलिफ हम 50 से ज़्यादा क्रॉप्स पर तहकीक कर रहे हैं और इसमें हम नई जितनी भी फसलात हैं उनकी नई वैरायटीज़ जो हैं वो तैयार कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को जो है ना वो रिजिलियंट करती हैं और रेजिस्टेंस करती हैं क्रिएट। लेकिन जैसे आपने कलराठी ज़मीनों और बंजर ज़मीनों के बारे में बात की है तो ये हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, तो उनको बेहतर इस्तेमाल में लाने के लिए भी हम तहकीक कर रहे हैं और नए नए पौधों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसमें सीसल शामिल है। और सीसल पर हमारा एक पूरा सेक्शन है फाइबर क्रॉप सेक्शन, वो उस पर काम कर रहा है और इसके अलावा भी नए नए फाइबर्स को वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन सीसल की खूबी ये है, आपके इल्म में है कि ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ड्राउट भी बहुत टॉलरेंट है और ये क्लाइमेट चेंज को भी बहुत ज़्यादा रिजिलिएट करता है। तो इस वजह से इसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और इसका फाइबर जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको कॉटन के साथ मिक्स करके जीन्स में भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी रोप्स और दीगर इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आपके सामने ही है कि दुनिया में ये तकरीबन $1.25 बिलियन की ये इंडस्ट्री है और इसमें ब्राज़ील जो है वो एक्सेल कर रहा है। तो हम भी अगर अपनी बेकार और जो इग्नोर्ड ज़मीनें हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए सीसल की कल्टीवेशन को फ़रोग़ दें तो वो ना सिर्फ कि वो ज़मीनें हमारी आबाद हो जाएंगी बल्कि हमारे जो फार्मर है उनके लिए एक अच्छा ज़रिया आमदन भी साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में जो हमारे ज़मींदार हैं जिनके पास जो ज़मीन होल्डिंग है उनको किस तरह अदारा फैसिलिटेट कर सकता है और उनको किस तरह हम उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं, या आप लोग किस तरह समझते हैं कि उनका क्या मैसेज दिया जा सकता है उनको अदारे की तरफ से? ज़मींदारों के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो अपनी जो ज़मीनें इग्नोर्ड हैं, जो कलराठी हैं, जिन पे और कोई फसल जो है कमर्शियल वो काश्त नहीं कर सकते, उसके लिए वो सीसल को काश्त करें वहाँ पर और उसके लिए मुकम्मल रहनुमाई यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो उनको फ्राहम करते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कि कितने पौधे 1 एकड़ में लगाने चाहिए, कितना पौधे से पौधा फासला होना चाहिए, कितना लाइन टू लाइन जो वो डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारी उनको टेक्नोलॉजी जो है मुहैया की जाएगी। और आपके इल्म में यह है कि ये सीसल को जो है करेंसी नोट्स और दीगर अहम मकासद में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हमारे यहाँ ये परवान चढ़ता है तो इसको हम फिर रेशा जो है तैयार करके वो एक्सपोर्ट करने में भी पेशरफ्त हो सकती है। और इसके जो रेशा निकालने के लिए हमारे पास फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फार्मर को इनिशियली जो है हम वो उनकी वैराइटल सिलेक्शन और किस किस्म की वैरायटी लगानी चाहिए और किस स्टेज पे इसको हार्वेस्ट करना चाहिए, सारी रहनुमाई हम मुहैया की जा सकती है। बिल्कुल। अभी मैं मौजूद हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में और मेरे साथ टेक्सटाइल इंजीनियर हैं डॉक्टर फ़हीम अहमद। इनसे बात करते हैं कि साइसल का जो फाइबर है ये किस तरह दूसरे फाइबर्स के साथ मुकाबला कर रहा है, कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब। ये बताइए कि ये जो साइसल का जो फाइबर है किस तरह हमारे दूसरे फाइबर से मुख्तलिफ है, कितने उसकी जगह ले सकता है, इसके ऊपर थोड़ा गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डिस्कवर पाकिस्तान का कि वो हमारे पास आए और सीसल फाइबर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करें, कॉटन जहाँ जहाँ यूज़ हो रही है वहाँ वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉटन के साथ ब्लेंड करके, यानी 50% कॉटन है या 50 से 90% के ब्लेंड के रेंज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा माहौल दोस्त फाइबर जिसकी फसल पानी बिल्कुल नहीं लेती, ठीक है,
उसके साथ साथ कोई भी जो अद्वियात हैं, मुख्तलिफ तरह के स्प्रे जो आपको कॉटन की क्रॉप पे करने पड़ते हैं, उस तरह के जो है वो कोई स्प्रे हम इस क्रॉप पे नहीं करते। इसके साथ साथ जो आपकी ज़मीन, जिसको आप बंजर ज़मीन कहते हैं, जो पाकिस्तान में बहुत सारी ज़मीन इस तरह की है, उसके ऊपर हम इसकी काश्त जो है वो कर सकते हैं। तो एक ऐसा फाइबर कि जो कॉटन की जगह पे यूज़ हो सकता है एक ख़ास रेशो में, और जो बहुत ही माहौल दोस्त है। साइसल का जो फाइबर है, जब हम इसको ऑस्टक करेंगे, निकालेंगे, इसके लिए क्या कोई नई मिलें लगाने पड़ेंगी पाकिस्तान में, या हमारे जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास मशीनरी है उसी के ऊपर ही इसकी जो वैल्यू एड जो है ना फाइबर हम निकाल सकेंगे इसको? देखिए, जहाँ तक नई मिलें लगाने की बात है, मैं कैटेगोरिकली कहूँगा कि इस तरह की कोई भी हमें, जैसे हम कह के हमें बिल्कुल नए सेटअप्स लगाने पड़े, उस तरह से हमें कुछ भी नहीं चाहिए होगा। उन्हीं जो सेटअप्स हैं, जो कॉटन की मिलें हैं या जिसमें कॉटन पॉलिएस्टर चलता है, उन्हीं मशीनों के ऊपर हम सीसल को जो है वो ब्लेंड करके मुख्तलिफ फाइबर के साथ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कॉटन के साथ ब्लेंड करें, और जो फाइबर हैं, अगर कोई सिंथेटिक के साथ इसको ब्लेंड लेना चाहता है, या वो जो सेमी सिंथेटिक हैं जैसे विस्कोस है, इनके साथ ब्लेंड करना चाहता है, तो उसके ऊपर भी हम इसको ब्लेंड करके इन्हीं मशीनों पे चला सकते हैं। और बल्कि मैं ये कहूँ कि जैसे कॉटन में आपके पास आपको जिनिंग की ज़रूरत है, यहाँ हमें उस तरह को कोई जिनिंग की रिक्वायरमेंट में नहीं है। हाँ, हमें एक्सट्रैक्शन का कुछ लगाना पड़ेगा फाइबर की हद तक, और कुछ ना कुछ इस तरह का एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कि फाइबर की सॉफ्टनिंग के ऊपर कुछ काम हो सके। जहाँ तक आपने मिलों की बात की, वो वही हैं, वही सेटअप्स हैं, उन्हीं पे हम इसको रन कर रहे हैं। और हमने इंडस्ट्री में इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे यहाँ अपनी लैब में, और फिर इंडस्ट्रियल स्केल पे हमने इसको रन किया है, और इन्हीं फाइबर्स के साथ हमने इससे यान और फिर फैब्रिक जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई हैं। बिल्कुल ठीक। तो दुनिया किधर जा रही है? अगर हम फाइबर का फ्यूचर देखें तो कॉटन और सीसल या कोई और जो माहौल दोस्त फाइबर्स हैं, इसको कहाँ पे देखते हैं कि दुनिया किस तरह देख रही है, ग्लोबली क्या ट्रेंड्स जा रहे हैं? जी, ये यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे हमने पिछले कुछ 3 से कह लें 5 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो प्रोजेक्ट जो है वो नोटेक्स के नाम से अभी भी उस पर काम चल रहा है। वो HEC का फंडेड प्रोजेक्ट है, जो कि लीड किया प्रोफेसर डॉक्टर यासर नवाब ने। उस प्रोजेक्ट में हमने मुख्तलिफ फाइबर इस तरह के उनके ऊपर वर्किंग शुरू की, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 से 5 साल पहले। उनमें इस तरह के फाइबर्स जो हैं, सीसल है, बनाना है, जो फाइबर जो माहौल दोस्त हैं, उन पे काम शुरू किया। उसमें जो हमारी नज़र में जो अहम पॉइंट था वो ये था कि दुनिया में रिक्वायरमेंट अब आ रही है, और ये एक तरह के कवानीन बनने जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं, कि आप आलमी मंडियों में अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो आपको एक तरह की ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप जो माहौल दोस्त मटीरियल्स हैं, रॉ मटीरियल्स हैं, वो यूज़ करें, आप वेस्ट यूज़ करें। पॉलिएस्टर फाइबर के बजाय इसको जो माहौल दोस्त नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, उनको ख़त्म करें आप, ठीक है। और आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, टेक्सटाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो वो उस तरह से एनवायरनमेंट पे भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट एक डालते हैं। तो इसलिए इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट की एक फोकस था वो यही था कि हम जो आगे रिक्वायरमेंट आ रही है, तो दुनिया में जो आपने पूछा कि अब यहाँ ये पॉसिबल हो गया कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस तरह के आप कह सकते हैं कि चीज़ें अब एक्सपोर्ट कर रही है जिसमें इस तरह के फाइबर शामिल हैं। दूसरा ये कि जो कॉटन के ऊपर एक लोड फील हो रहा था वो कुछ हद तक कम होगा, कि कॉटन जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी का भी, फिर वेदर की कंडीशन की वजह से तो उसकी प्राइसेस में भी जो है वो अप डाउन होती रहती हैं। तो कहने का मकसद है कि आपको एक नया सेलुलोजिक फाइबर या इस तरह के फाइबर आपको मिलेंगे जिनकी को फिर आप उनसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं और फिर उनको आलमी मंडी में उनको एक्सपोर्ट करके जो ज़र मुबादला है वो आप कमाएं। मैं चाहूँगा कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करें, कौन कौन सी प्रोडक्ट आप यहाँ पे इसकी बना चुके हैं, तो जो इंटरनेशनली भी उनकी डिमांड है और लोकली भी हम उसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, आपके पास इस वक्त जो है वो यान अवेलेबल है, जिसको हम आम फैन में सूतर जो
है वो कहते हैं, जी, जी। धागा जिसको हम कहते हैं। जब आप धागा बनाने में कामयाब हो जाएं, ठीक है, तो फिर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हो। तो हमने इससे आप कह सकते हैं सॉक्स से लेके, ग्लव से लेके, हमने इसकी डेनिम जो है, हमने पैंट जो है, हमने जो है आपको दिखाए, हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। यानी जहाँ जहाँ आप बाकी जो धागा कॉटन का यूज़ कर पा रहे हैं, वहीं वहीं आप उन्हीं प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ कर सकेंगे। जबकि हमारे इस नॉटेक्स प्रोजेक्ट से पहले जो हमने ये किया, या इस प्रोजेक्ट से पहले, ये फाइबर अवेलेबल तो है दुनिया में बहुत अरसे से, लेकिन जैसे आप भी बात कर रहे थे कि ये फाइबर जो है ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि रस्से बनाने में, इन जगहों पे यूज़ हो रहा था। तो टेक्सटाइल में कि पहनने के लिए कुछ चीज़ें इससे नहीं बन रही थी। तो इस प्रोजेक्ट में हमने इसको जिसको हमने टेक्निकली कहते हैं कि हमने इसको स्पिनेबल किया। ठीक, जैसे कॉटन स्पिनेबल है, इस तरह हमने इसको स्पिनेबल बनाया और इसके धागा या सूत्र तैयार किया और फिर उससे कपड़ा और सारी प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार की। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो इन शॉर्ट के जो प्रोडक्ट्स आप कॉटन के धागे से बना रहे हैं या उसके जो ब्लेंडेड यान है उससे बना रहे हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स इससे बन सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में आपने देखा कि जो साइसल फाइबर है किस तरह पाकिस्तान के किसानों के लिए एक इनकलाबी फसल साबित हो रही है। आज हमारे पास करोड़ों एकड़ जगह है जो कि बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है। एनवायरनमेंट जो है फ्रेंडली फाइबर भी हमें चाहिए और क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और दुनिया जो है बायोडिग्रेडेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली फाइबर की तरफ देख रही है। ऐसे हालात में अगर हम अपनी बंजर पड़ी हुई ज़मीनों के ऊपर साइसल जैसी क्रॉप को काश्त करते हैं, इससे न सिर्फ हमारा किसान खुशहाल होगा बल्कि अपनी ज़री मैशत के अंदर भी हम भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम में उम्मीद है कि जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।